अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज और आप गूगल लाइसेम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और ये डेमो क्लास की वीडियो आप लोग देख रहे हैं। जो डेमो क्लास अभी लाइव लोग भी ले रहे हैं। और लाइव डेमो क्लास लेने का क्या फायदा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो सवाल पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी लोग जो है वो लाइव नहीं ले रहे होंगे। तो बैच नंबर 22 की ये डेमो क्लास है। और सबसे पहले वेलकम टू गूगल्स लाइसियम। गूगल्स लाइसियम एक ऑनलाइन एकेडमी है जहाँ पे पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी, बीपीएससी, एनटीएस, एएसएफ, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, सीएसएस, एमपीटी, पीएमएस, जनरल नॉलेज, उन तमाम वन पेपर एग्जाम्स और जो रिटन टेस्ट है उनकी तैयारी करवाई जाती है। तो गूगल्स लाइसियम एक ऑनलाइन एकेडमी है जहाँ पे तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी जो है गूगल लाइसेंस में करवाई जाती है। 17 अगस्त 2020 से गूगल लाइसेंस जो है वो काम कर रही है। और पिछले 3 साल से जो है गूगल लाइसेंस 21 जो है वो वन पेपर के बैजेस, इसके अलावा जो डिफरेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के सेशंस हम कंडक्ट कर चुके हैं। सीएसएस का सेशन भी कंडक्ट कर चुके हैं। तो गूगल लाइसियम के अंदर पिछले 3 साल से डिफरेंट सेशंस जो है हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 160 स्टूडेंट्स जो हैं गूगल लाइसियम के, वो डिफरेंट टेस्ट पास कर चुके हैं। और सिर्फ पास नहीं बल्कि डिफरेंट जॉब्स के ऊपर जो है वो अब चार्ज भी संभाल चुके हैं। उनकी एलोकेशन हो चुकी है, कुछ की भी होनी है, कुछ के भी ऑर्डर्स रहते हैं, बाकी सारे का सारा काम हो गया। तो गूगल लाइसियम जो है वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है एक रीजनेबल अमाउंट में, कि आप गवर्नमेंट जॉब्स की जो है वो तैयारी इजीली कर सकें। तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन देता चलूं, फिर मैं डेमो क्लास की तरफ आता हूं। और फिर मेरा डेमो होने के बाद मैं जो आज का हमारा डेमो क्लास के अलावा जो स्पेशल सेमिनार है, इसमें हमारे साथ गेस्ट होंगी मिस मिशाल मुमरेज, फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर। तो उनके साथ हमारा स्पेशल सेशन भी है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या जर्नी रही है पीपीएससी की, और जो फूड डिपार्टमेंट की जॉब्स आई थी उनकी तैयारी उन्होंने किस तरह की, और उनकी सिलेक्शन किस तरह आई, और सारा कुछ हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या पीपीएससी में मेरिट होता है या नहीं होता, पीपीएससी के अंदर कितने पैसे दे के जॉब मिलती है, तो क्या हिसाब किताब होता है पीपीएससी के, सारी बातें जो है आज हम करेंगे। तो मेरा नाम उसामा रियाज है जी, और मैं फाउंडर सीईओ गूगल लाइसियम का। और जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो मेरी जो बैचलर्स थी वो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से थी। इसके अलावा जो मेरी मास्टर्स नहीं स्पेशलाइजेशन मैं कहूँगा, वो आज़रबाईजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है। और जो एक और मेरा पब्लिक गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के अंदर जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ आज़रबाईजान, ये एक इदारा है आज़रबाईजान का, जहाँ पे उनकी ब्यूरोक्रेसी को ट्रेनिंग दी जाती, तो वहां से मेरा स्पेशलाइजेशन कोर्स गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के अंदर भी है। इसके अलावा मेरी मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में भी है। और मेरा जो अपना वन पेपर एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, मैं 2 दफा एमओडी का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का असिस्टेंट डायरेक्टर का ग्रेड 17 का टेस्ट क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं इन्वायरमेंटलिस्ट भी हूँ। और पिछले 4 साल से एज अ इन्वायरमेंटलिस्ट मैं काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में। मैं अवेयरनेस सेमिनार्स वगैरह करता था 2019 में जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था। उसके बाद जब मैं आज़रबाईजान गया तो वहाँ पे उनके सरकारी इदारे के साथ एक प्रोजेक्ट में मैं मुंसलिक था एज अ कंसल्टेंट हॉर्टिकल्चरिस्ट, आसान खिदमत मरकज के साथ। तो आज़रबाईजान के एक सरकारी इदारे के साथ मैं काम कर चुका हूँ। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप गवर्नमेंट जॉब जो है वो क्यों नहीं करते। तो मैं अजरबैजान के सरकारी इदारे के साथ काम कर चुका हूँ, वो भी आज से 4 साल पहले। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस की, उनका एक प्रोजेक्ट था आसान खिदमत मरकज, और आज़रबाईजान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, उसके साथ भी मैं अटैच रहा था। और जो मेरी स्कॉलरशिप थी वो भी एफएओ की थी। तो मतलब स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं सर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करते। तो मैं एक दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट के साथ आज से 4 साल पहले काम कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा जी मैं मेंबर हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का। ये
दुनिया की जो पुरानी हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज हैं उनमें से एक है। और पिछले 4 साल से, यानी जब मैं 8th सेमेस्टर में था, मैं तब से मेंबर हूँ। तो पिछले 4 साल से मैं मेंबर हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का। अच्छा जी, अब थोड़ा सा सेशन का मैं आपको बताता चलूँ, फिर मैं बात करता हूँ डेमो क्लास की। तो उसके बाद फिर हमारा स्पेशल सेमिनार होगा मैम मिशाल मुमरेज के साथ। तो जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है गूगल लाइसियम का, वो स्टार्ट हो रहा है 11 सितंबर 2023 से। 11 सितंबर 2023 ये न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। एक में रुकिएगा। एक में रुकिएगा। तो 11 सितंबर 2023 से न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये 2 माह का सेशन होगा। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 2 मंथ्स का होगा। इसकी जो क्लास टाइमिंग होगी वो रात 9 बजे से रात 10:30 होगी। जूम ऐप के ऊपर इसी तरह ही क्लास हुआ करेगी जिस तरह अभी हो रही है। और इसके अलावा डेली, वीकली और फुल पेपर मॉक एग्जाम्स जो है वो गूगल फॉर्म्स के ऊपर होंगे। तो अभी जो है वो पीपीएससी, एफपीएससी जितनी गवर्नमेंट जॉब्स के उनका बैच नंबर 19 और 20 चल रहे हैं। जो बैच नंबर जो बैच नंबर 21 है वो सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर का चल रहा है। तो वो एक जॉब स्पेसिफिक बैच है। तो इंशाल्लाह कल से जो है वो बैच बैच जो है हमारे पास 19-20 उसका जो है वो टेस्ट होगा। तो उसका टेस्ट किस तरह होता है, मैं आप लोगों के साथ जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर भी करूंगा। आप लोग भी देख लीजिएगा कि टेस्ट किस तरह जो है इसके किस तरह टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो इसके अलावा जी स्लाइड्स आपको लेक्चर्स की नहीं मिला करेंगी। लेक्चर्स आपने खुद नोट किया करने हैं। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो लेक्चर के अंदर, कहीं भी इशू हो, तो वो जब मर्जी पूछ सकता है और वो जब मर्जी समझ सकता है। ठीक है। तो डिफरेंट बुक से जो है आपको नोट्स और मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट सेशन की फीस 4,000 है। ठीक है, पूरे के पूरे सेशन की जो फीस है वो 4,000 है। तो कंप्लीट सेशन की जो फीस है वो 4,000 है। ठीक है, ये आपने एक ही दफा देनी है, बार बार नहीं देनी। तो ये आपका सेशन वैसे तो 2 माह का, लेकिन ये 2 से भी ज्यादा का जा सकता है। इस सेशन की खास बात यह है कि एक तो डिटेल से लेक्चर्स होंगे। दूसरा, उसके बाद जो है वो हर क्लास के बाद हम पास्ट पेपर भी करेंगे। यानी पहले लेक्चर होगा और उसके बाद जो है पास्ट पेपर भी करेंगे। इस सेशन को ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा होगा? इस सेशन को ज्वाइन करने से आपको सबसे पहले तो सीएसएस, अगर कोई आप में से सीएसएस देना चाहता है तो सीएसएस की बेस बनेगी। सीएसएस के जो सिलेबस के बहुत से कंटेंट्स हैं जो इस सेशन से पूरे होंगे। यानी इस सेशन से जो है वो पाकिस्तान पाकिस्तान अफेयर जो सब्जेक्ट है वो आपका कवर होगा। करंट अफेयर्स आपका कवर होगा। ठीक है, इस्लामियात के जो एमसीक्यूज हैं उसमें मदद मिलेगी। इसके अलावा इस सेशन से जो है जनरल साइंस एबिलिटी का जनरल साइंस एबिलिटी के कंटेंट्स कवर होंगे। यानी आपके 400 नंबर तो कंपलसरी में कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी ये एमसीक्यूज वगैरह को कवर करेगा। तो 1200 का जो सीएसएस का पेपर है उसमें से आपका तकरीबन कोई 300 से 400 मार्क्स तक का जो पोर्शन है वो इस सेशन से कवर होगा। इसके अलावा जिन बच्चों ने सी एस एस एमपीटी देना है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने देना होगा सी एस एस एमपीटी। सी एस एस के रिटन एग्जाम से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसे कहते हैं सी एस एस एमपीटी। तो सी एस एस एमपीटी की इंशाल्लाह 100% तैयारी होगी इस सेशन से। तो जो लोग सी एस एस देना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर या देना चाहते हैं, तो उनकी सी एस एस एमपीटी की भी तैयारी होगी। और सी एस एस के रिटन के जो कंटेंट्स हैं वो भी कवर होंगे। इसके अलावा इस सेशन से और क्या फायदा होगा? जो स्टूडेंट्स पीएमएस देना चाहते हैं, अच्छा सीएसएस और पीएमएस किसके लिए होते हैं? ये असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए होते हैं। ठीक है, असिस्ट जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ठीक है, एएसपी, वो बनने के लिए होते हैं। फिर इसके अलावा रेलवेज वगैरह के अंदर सीएसएस के अंदर होता है रेलवेज का, मिलिट्री कंटोनमेंट लैंड ग्रुप का। तो मेरी सीएसएस की वीडियो जो है वो इंशाल्लाह आज या कल सुबह आ जाएगी। उसके अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा कि सीएसएस होता क्या है। और पीएमएस के ऊपर भी मेरी वीडियो आएगी तो उसके अंदर भी डिटेल से बताऊंगा कि सीएसएस पीएमएस होते क्या हैं। तो पीएमएस का जो जनरल नॉलेज का पेपर है उसके 100% कंटेंट्स कवर होंगे। इसके अलावा पीएमएस का जो
पाकिस्तान स्टडीज का पेपर होगा, उसके कंटेंट्स कवर होंगे। पीएमएस का जो उर्दू का पेपर होगा उसका 30 to 40% पेपर कवर होगा, और 40% जो मार्क्स होते हैं वो पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पीएमएस के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी ये हेल्पफुल होगा। पीएमएस सीएसएस के अलावा ये कहाँ पे हेल्पफुल होगा? पीपीएससी की जितनी भी जनरल सीट्स आती हैं, उन तमाम जनरल सीट्स की तैयारी होगी, इंक्लूडिंग इंटरव्यू। ठीक है, ना सिर्फ रिटन एग्जाम की तैयारी होगी बल्कि इंटरव्यू की तैयारी भी होगी। इसके अलावा पीपीएससी के जो लेक्चरर की जॉब्स होती हैं उसमें 20% का पोर्शन होता है जो जीके से आता है, वो मेक और ब्रेक होता है। वो जो 20% मार्क्स होते हैं ना, वो मेक और ब्रेक करते हैं। ठीक है, मेरी एक स्टूडेंट जिसके अपने सब्जेक्ट में 100 में से कोई 25-26 थे, लेकिन जीके में 16 नंबर आ गए तो उनके 40 नंबर हो गए, और वो लेक्चरर बन गई। अगर जीके के अंदर उनके 16 नंबर ना आते तो वो तो वैसे ही फेल थी। तो जीके जो होता है ये मेक और ब्रेक करता है लेक्चरर के पेपर में। अगर आप जीके के अंदर अच्छा स्कोर लेते हो तो लेक्चरर बन जाते हो। हाँ, बहुत ही शाजो नाजिर बच्चे होते हैं जो अपने सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर लेते हैं, यानी 80 एमसीक्यूज में से उनके 70 एमसीक्यूज अपने सब्जेक्ट के ठीक हो जाएं, तो फिर वो कह सकते हैं कि जी हमें जीके की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना इतना जो शाजुन नाजुर बच्चे होते हैं वो 1000 में से कोई एक या दो ही होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत थोड़े बच्चे होते हैं, वो जो 10-15 हजार बच्चे पेपर दे रहे होते हैं उसमें से 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने सब्जेक्ट के ऊपर लफ्ज बाय लफ्ज ग्रिप होती है। तो पीपीएससी की तमाम जनरल सीट की तैयारी होगी, पीपीएससी की प्रोफेशनल सीट्स का जो जीके का पोर्शन है उसकी तैयारी होगी। इसके अलावा एफपीएससी एफपीएससी की जितनी भी जनरल सीट्स आती हैं उन सबकी तैयारी होगी। इसके अलावा एफपीएससी लेक्चरर के इंटरव्यू में ये सेशन आपके काम आएगा, और इस सेशन के दौरान जो हम इंग्लिश करेंगे वो आपके एफपीएससी लेक्चर के अंदर काम आएगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ये सेशन ज्वाइन करेंगे तो 30% जो एफपीएससी में बीएड का पोर्शन है इंशाल्लाह उससे रेलिवेंट भी मैं डिटेल से जो है वो गाइड करूंगा अपने स्टूडेंट्स को। तो एफपीएससी की बहुत सारी जनरल सीट्स आती हैं। ठीक है, एफपीएससी की बहुत सारी जनरल सीट्स आती हैं। इसके अलावा आपने अक्सर सुना होगा एफआईए में सीट्स आती हैं। ठीक है, एफआईए के अंदर सीट्स आती हैं, तो एफआईए की तमाम सीट्स की तैयारी होगी। फिर आईएसआई जिसे एमओडी कहते हैं उसके अंदर सीट्स आती हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के भी सीट्स आई थी। ठीक है, इसके अलावा अभी सिविल एविएशन अथॉरिटी की सीट्स आई हैं, तो उनकी भी तैयारी होगी इसी सेशन के अंदर। तो ये सेशन ज्वाइन एक दफा आपने करना है और आपको तमाम गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट में इसका इसने काम आना है। ठीक है, इस सेशन ने आपके तमाम गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट में काम आना है। ठीक है, ये कोई हर जॉब के लिए आपको अलग अलग सेशन ही लेना पड़ना। ये सेशन के जो कंटेंट्स हैं वो इस तरह कवर करवाए जाएंगे कि तमाम गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आपके काम आएगा। ठीक है, हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये सेशन आपके काम आएगा। फी जो है आपने किस तरह पे करनी होगी? ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपने मैसेज करना है, और आपने फी डिटेल्स जो है वो ले लेनी है। जैस कैश भी कर सकते हैं, इजी पैसा भी कर सकते हैं, और एचपीएल बैंक अकाउंट में भी आप लोग जमा करवा सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेने फिर मैं आगे डेमो लेक्चर की तरफ बढ़ता हूँ। उसके बाद जी, अच्छा अब जीके होता क्या है और कौन से सब्जेक्ट्स में सेशन के अंदर करवाए जाएंगे? पाकिस्तान स्टडीज आपको कंप्लीट करवाया जाएगा जो पीपीएससी एफपीएससी सीएसएस पीएमएस में आपके काम आएगा। ठीक है, इस्लामिक स्टडीज ये भी सीएसएस पीएमएस, फिर इसके अलावा पीपीएससी एफपीएससी में आपके काम आएगा। ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, जनरल साइंस जो ये आप सीएसएस के अंदर भी आपके काम आएगी। ठीक है, इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, इंग्लिश, उर्दू, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप। जब ये सेशन एंड होगा तो इंशाल्लाह आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर वर्ल्ड मैप होगा। आपको वर्ल्ड मैप जो है वो डिटेल से करवाया जाएगा, आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वर्ल्ड मैप होगा। आपको पता होगा कौन सा कंट्री कहाँ पे है और कौन सा कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो वो डिटेल से करवाया जाएगा। इसके अलावा और भी टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे, और भी सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे, जिसमें स्पोर्ट्स है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, जिसके अंदर इन्वायरमेंटल साइंस से रेलिवेंट होगा, जिसमें यूरोपियन हिस्ट्री होगी, यूएस हिस्ट्री होगी। ठीक है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको करवाए जाएंगे ताकि आपकी तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी जो है वो अच्छी तरह हो सके। ठीक है,
अब ये वो कंटेंट्स हैं जो आपके हर जॉब के टेस्ट में आने हैं। देखिए, अगर आपने बॉटनी में डिग्री की है, या आपने जोलॉजी में की है, मैथ में की है, एग्रीकल्चर में की है, या आपने फिजिक्स में की है, आपने केमिस्ट्री में की है, आपने फूड साइंस में की है, आपने H&D में डिग्री की है, आपने किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री की है, आपकी डिग्री रेलिवेंट जो जॉब्स है ना, वो 2 साल के अंदर या साल के अंदर एक दफा आनी है, और ज्यादातर 2-2 साल 3-3 साल बाद आती हैं। ठीक है, आप लोगों ने किन जॉब्स के लिए, कौन सी जॉब्स आपको अवेलेबल होंगी? जनरल सीट्स। अभी आपने देखा होगा पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 में तमाम की तमाम जनरल सीट्स थी। पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 के अंदर जो है एग्रीकल्चर के कुछ मेजर्स की सीट्स आई हैं, लेकिन बाकी तमाम जनरल सीट्स हैं। आपके सब्जेक्ट की रैली आप आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट जो सीट्स हैं वो नहीं आती, वो 2 साल के अंदर एक दफा आती है। तो क्या आप अपने सब्जेक्ट को ही लेके बैठे रहेंगे? ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको डीमोटिवेट भी नहीं कर रहा कि आप अपने सब्जेक्ट को ना करें, लेकिन आपके अगर आप अपने सब्जेक्ट की बैठे रहेंगे तो वो सीट्स नहीं आती, वो साल में एक दफा आएंगी या 2 साल के बाद एक दफा आएंगी। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने लेक्चरर का भी पेपर देना है, पीपीएससी लेक्चरर का देना है, तो मैं आपको आपको मैं एक चीज आपके दिमाग में बिठा दूं कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कूल टीचर भी बनना है, तो स्कूल टीचर के अंदर 100 में से 50 मार्क्स का पेपर जीके का आएगा। आपके सब्जेक्ट में से जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें से 5 या 6 नंबर का पेपर आना है। तो आपके सब्जेक्ट में से 6 नंबर का पेपर आना है, और जीके में से आना है 50 नंबर का, जो स्कूल टीचर जॉब्स आएंगी गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो जॉब्स आनी है उसमें 50 एमसीक्यूज तो आने हैं जीके के, आपके सब्जेक्ट में से आने हैं 6 एमसीक्यूज। तो आप 100 में से 6 करके आ जाना। ठीक है, क्योंकि 50 के अंदर तो आपको तुक्का लगना नहीं है। तो 100 में से 6 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके तो आ जाना, वो 6 में से भी आपको शायद 3 या 4 आते हो, 6 में से 6 वो भी नहीं आपको आने। तो ये बैच जो है वो आपको कंप्लीट तैयारी करवाएगा गवर्नमेंट जॉब्स की। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को जनरल सीट का नहीं मतलब पता कि जनरल सीट क्या होती है और प्रोफेशनल सीट क्या होती है, और पीपीएससी में वो किन किन सीट्स पे अप्लाई कर सकता है, तो वो काइंडली इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करे और जनरल सीट वाली जो वीडियो है उसको देखे। ठीक है, तो जनरल सीट वाली जो वीडियो है वो उसको देखे, उसको आइडिया हो जाएगा कि जनरल सीट क्या होती है और प्रोफेशनल सीट जो है वो क्या होती है। तो जनरल सीट और प्रोफेशनल सीट में फर्क पता चल जाएगा। तो मैं एक यूट्यूब वीडियो का लिंक भेजूंगा, बल्कि मैं अभी आप लोगों को दिखाता भी हूँ यूट्यूब चैनल। ठीक है, ताकि आप लोगों को मजीद तसल्ली हो सके। तो आपने यूट्यूब के ऊपर जाना है, गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल है, वीडियोस के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे जी वीडियो अवेलेबल है, थोड़ा सा नीचे जाएं, यहाँ पे वीडियो है जी, व्हाट इज पीपीएससी, व्हाट इज एफपीएससी, हाउ टू सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब। इस वीडियो को आप देख लें तो आपको गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने का तरीका पता चल जाएगा। इस वीडियो को लाजमी देखें, आपको जनरल सीट और प्रोफेशनल सीट का पता चलेगा। इसके अलावा पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जॉब्स किस तरह चेक करनी है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गूगल लाइसेंस का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप एंड तक जाएं। मेरे साथ ना कल किसी स्टूडेंट ने किसी एकेडमी का डेमो क्लास का भेजा मुझे लेक्चर। ठीक है, और वो स्टूडेंट ने कहा कि सर ये आपका तरीका, आपके मतलब वर्ड्स को जो है ना वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, मैं बात पे नहीं जाऊंगा। तो मैंने वो ली तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि गूगल लाइसियम जो है वो कोई कल नहीं बनी। ये गूगल लाइसियम का आप यूट्यूब चैनल देखें, एंड पे जाएं, तो ये जो वीडियो है गूगल लाइसियम की, ये सबसे पहली वीडियो, ये 18 नवंबर 2020 की है। 18 नवंबर 2020 की, यानी यूट्यूब के ऊपर भी 3 साल होने लगे हैं। और 17 अगस्त 2020 को जो है, ठीक है, वो पहला बैच स्टार्ट हुआ था। आप मजीद तसल्ली करना चाहते हैं तो आप गूगल लाइसियम का फेसबुक पेज देखें, इसको तसल्ली से स्क्रॉल डाउन करते जाएं। ये गूगल लाइसियम का फेसबुक पेज है जी, इसको तसल्ली से छानबीन करें, इसको एंड तक देखें, तो आपको पता चलेगा कि गूगल लाइसियम कितनी पुरानी एकेडमी है। ठीक है, ये कोई कल की नहीं बनी, परसों की नहीं बनी। तो जब जिस तरह आप नीचे की तरफ चलते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा।
कि गूगल लाइसेम जो है वो कितनी पुरानी एकेडमी है, कोई कल की एकेडमी नहीं है। इसके अलावा मेरा जो बैच 1 और बैच 2 थे उनके स्टूडेंट्स का फीडबैक भी आप देख सकते हैं। तो ये मेरे बैच 1 और बैच 2 के स्टूडेंट्स का जो फाइनल फीडबैक था, ठीक है, बैच 1 और बैच 2 के जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनका फीडबैक अवेलेबल है। तो 9 अक्टूबर 2020 को मेरे स्टूडेंट्स ने ये फीडबैक दिया था, फाइनल फीडबैक अपना। ठीक है, जब उनका बैच खत्म होने लगा था, तो आप ये कमेंट्स के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, 128 लोगों ने, ठीक है, ये कमेंट्स दिए हैं। तो ये मेरे बैच 1 और बैच 2 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये कोई बैच 3 बैच 4 के स्टूडेंट्स नहीं है। ये बैच 1 और बैच 2 के स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि मैं किस तरह का पढ़ाता हूँ और किस तरह का नहीं पढ़ाता। ये बैच 1 और बैच 2 के स्टूडेंट्स का फीडबैक जो है वो आप लोगों को गूगल लाइसेम के ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा और भी आप तसल्ली के साथ देख लीजिएगा, गूगल लाइसेम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, इसको भी देख लीजिएगा कि गूगल लाइसेम जो है कितनी पुरानी है। ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी आप चाहें तो हमारा जो गूगल लाइसेम का जो चैनल है, इसके ऊपर जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपको मैथ के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 है, ये लेक्चर नंबर 1 है, तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं मैथ किस तरह का करवाता हूँ। इसके अलावा आप प्ले लिस्ट के अंदर, सॉरी, लाइफ के अंदर जाएं। तो लाइफ के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मेरे मैथ्स के और भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, जिस तरह ये एमफिल और पीएचडी एडमिशन टेस्ट, ये क्लास 1 क्लास 2। इसके अलावा वीडियोस के अंदर और भी डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं। तो इन तमाम डेमो क्लासेस को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि गूगल लाइसेम में किस तरह का पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाई की तरफ आप, मतलब ये आपने टेंशन फ्री हो जाना कि आपको समझ नहीं आएगी। तो जो भी स्टूडेंट क्लास लेगा इंशाल्लाह उसे लाजमी समझ आएगी, क्योंकि अगर मैथ जैसी मुश्किल चीज को अगर हम इजीली समझा देते हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स तो कुछ भी नहीं होते। तो ऑनलाइन मैथ पढ़ाना सबसे मुश्किल काम होता है। ठीक है, टीचर्स को ये भी आइडिया नहीं होता कि मैथ करवाना किस तरह ऑनलाइन। अल्हम्दुलिल्लाह गूगल लाइसेम अगर आपको मैथ अच्छी तरह करवा देता है, इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट्स भी करवा देगा। तो गूगल लाइसेम कोई कल परसों की एकेडमी नहीं है, शायद आप लोगों के दिमाग में हो कि ये कोई कल परसों नई नई एकेडमी बनी है। तो आप फेसबुक को भी देखें, यूट्यूब को भी देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आप लोगों की बैचलर्स डिग्री नहीं थी एंड हुई, तो तब ये गूगल लाइसेम तब से ये काम कर रही थी। चलें जी, अब डेमो क्लास की तरफ आते हैं। मैं 5 मिनट की आपको डेमो क्लास देता हूँ। उसके बाद फिर हम अपने सेमिनार की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हमारे साथ जो हमारी गेस्ट है मिस मिशाल मुमरेज, उनसे पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा था गूगल लाइसीम के साथ। तो आज जो टॉपिक है ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फतेह सिंध, यानी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को किस तरह फतह किया था। तो मेरे पास टाइम शॉर्ट है, 5 मिनट ही है। तो मैं जरा थोड़ा जल्दी में आपको ये बताऊंगा। डिटेल में वैसे 20 मिनट की वीडियो गूगल लाइसियम के यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। अगर आप वीडियोस के अंदर जाएं तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के अंदर सबसे एंड पे 2000 दिसंबर 2020 की जो है वीडियो पड़ी होगी। ठीक है, उसका लिंक मैं ग्रुप के अंदर भी भेज दूंगा, जो डेमो क्लास वाला ग्रुप है उसके अंदर मैं भेज दूंगा। तो वो भी देख लीजिएगा, वो ज्यादा ज्यादा डिटेल में है। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, देखिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध से मुराद है कोई ना कोई जंग हुई थी, तो जंग होने के बाद फतह हुआ। ठीक है, सिंध जो है वो किसी जंग के नतीजे में, किसी जंग के रिजल्ट में फतह हुआ। अच्छा, जब जंग होती है या कोई लड़ाई होती है तो कम से कम दो लोग तो होते हैं ना। कोई भी दुनिया में ऐसी जंग नहीं है जो किसी एक बंदे ने अपने आप के साथ लड़ी हो। हाँ, अगर सिविल वार हो तो एक अलहदा सीन है। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के अंदर भी दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप था सिंध वाले लोगों का, जो सिंधी थे, और दूसरा जो ग्रुप था वो थे अरब। तो अरब्स ने जो था वो अटैक किया था सिंध के ऊपर और सिंध को फतह किया था। इसी में क्या क्या सवाल आते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें से एक आध सवाल पीपीएससी में आ जाता होता है। अब वो सवाल किस तरह आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ की किन दो ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई। तो एक तरफ उमैया कैलिफेट थी, यानी उमैया खानदान था, दूसरी तरफ सिंध था। उमैया खानदान कौन था? जो उमैया खलीफा थे, यानी डिस्कस करते हैं उमैया खानदान को। उमैया कैलिफेट, ठीक है, खिलाफत उमैया। ठीक है, तो 161 उमैया कैलिफेट की बुनियाद किसने रखी? माविया ने। माविया वन को हम वैसे किस नाम से जानते, तो उनका नाम था अमीर माविया इब्ने अबी सफियान। यानी आपको पता होगा कि अफसलों चचा थे अबू सुफियान, उनके बेटे अमीर।
तो फिर उमैया खिलाफत की बुनियाद रखी थी, कब रखी? पेपर में ये एमसीक्यू आया था। ये अभी रिसेंटली जो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का पेपर हुआ, ये 18 अगस्त 2022 डायरेक्टर एफआईए का क्यों आया था कि उमैया कैलिफेट की बुनियाद कब रखी गई थी? 661 में रखी गई। फिर एक और एफआईए के पेपर में एमसीक्यू आया कि उमैया कैलिफेट कितने साल तक रही? तो 661 से लेकर 750 तक ये रही। अच्छा, 750 में आखिरी खलीफा कौन था उमैया खानदान का? तो वो था मरवान टू, जिसे मरवान इब्ने मोहम्मद इब्ने मरवान कहते हैं। उमैया, अब पेपर में ये भी एमसीक्यू आता है कि जो उमैया खिलाफत एंड हो गई, तो उसके बाद फिर किसने इनको टेक ओवर किया था? तो उमैया खिलाफत जब एंड हुई तो 750 में आ गई थी अब्बासी कैलिफेट। ठीक है, अब्बासियों की खिलाफत आ गई थी और अब्बुल अब्बास अस-सफा, इन्होंने 750 में अब्बासी कैलिफेट को कायम किया। अब ये इस स्लाइड में से तो ये 3-4 एमसीक्यूज पेपर में आ जाते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या था? उमैया कैलिफेट वर्सेस सिंध, के उमैया कैलिफेट और सिंध वालों की लड़ाई। अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया उमैया कैलिफेट कब बनी और कब एंड हुई। ठीक है, यानी उमैया कैलिफेट 661 में अमीर माविया ने कायम की थी, और ये एंड कब हुई? 750 में, जब मरवान बिन मोहम्मद जो था वो आखिरी खलीफा था, तब ये एंड हुई। तो उमैया कैलिफेट एंड हुई तो फिर कौन सी खिलाफत आई थी? वो आई थी अब्बासी कैलिफेट 750 में। ठीक है, अब हमने बात करनी है उन करेक्टर्स की जो लड़े थे। ठीक है, अब उनकी लड़ाई, अब देखते हैं कि 711 में जब ये लड़ाइयां स्टार्ट होनी थी, तब उमैया कैलिफेट में कौन क्या था? यानी पेपर में सवाल आता है 711 में से भी। अब 711 में जब लड़ाई होनी थी, जब अरब्स ने अटैक करना था सिंध के ऊपर, तब उमैया कैलिफेट में कौन किस किस पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ था और कौन क्या कर रहा था? तो 711 में जो उमैया कैलिफ था, जो उमैया खलीफा था, उसका नाम था अल वलीद वन, इंग्लिश में अल वलीद वन। वैसे अरेबिक में, या जो हम वैसे बात करते हैं, जो उसका वैसे नाम था वो था वलीद बिन अब्दुल मालिक। तो पेपर में आता है वलीद बिन अब्दुल मालिक। अब वलीद बिन अब्दुल मालिक खलीफा था जब अरब्स ने सिंध को फतह किया। तो पेपर में सवाल आता है कि कौन बंदा खलीफा था जब अरब्स ने सिंध को फतह किया? तो वलीद बिन अब्दुल मालिक वो उमैया खानदान का वारिस था। उमैया खानदान के तख्त पे वो बंदा बैठा हुआ था जिसने सिंध को, जिसके दौर में सिंध फतह हुआ। तो वलीद बिन अब्दुल मालिक वाज द कैलिफ। ठीक है, इन 711। तो ये कैलिफ तो था, लेकिन इसके अलावा एक और एमसीक्यू आता है कि वलीद बिन अब्दुल मालिक किसका बेटा था? तो ये कैलिफ अब्दुल मालिक का बेटा था। ठीक है, ये खलीफा अब्दुल मालिक का बेटा था। अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है सिंध की फतह में, उसका नाम था हिजाज बिन यूसुफ। हिजाज बिन यूसुफ का पेपर में सवाल आता है कि हिजाज बिन यूसुफ का जो असल डेजिग्नेशन था उमैया कैलिफेट में वो क्या था? तो हिजाज बिन यूसुफ था वो गवर्नर इराक था। यानी उसका जो ऑफिशियल जो डेजिग्नेशन था वो था गवर्नर इराक। लेकिन हिजाज बिन यूसुफ जो था वो टीचर था वलीद बिन अब्दुल मालिक का। तो वलीद बिन अब्दुल मालिक ने उसको बहुत ज्यादा ताकत दी हुई थी। यानी जितने भी ईस्टर्न प्रोविंसेस थे वो सारे के सारे हिजाज बिन यूसुफ को रिपोर्ट करते थे। और ईस्टर्न प्रोविंसेस की जितनी भी फौज थी, यानी इराक से लेके ईरान, सेंट्रल एशिया, बलोचिस्तान, इन तमाम इलाकों की जितनी भी फौज थी वो हिजाज बिन यूसुफ के मातहत थी। तो हिजाज बिन यूसुफ जो था वो वाइसरॉय की तरह था, यानी वो खलीफा के नायब की तरह ताकतवर था। तो वैसे तो वो गवर्नर इराक था, लेकिन बाकी सूबों के जो गवर्नर थे वो भी हिजाज बिन यूसुफ के मातहत थे, क्योंकि हिजाज बिन यूसुफ जो था वलीद बिन अब्दुल मालिक का टीचर भी था और खलीफा अब्दुल मालिक के दौर में वजीर भी था। अब हिजाज बिन यूसुफ का एक भतीजा था और उसका दामाद था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो पेपर में सवाल आता है किस मुस्लिम जनरल ने सिंध को फतह किया था? तो जिस मुस्लिम जनरल ने सिंध को फतह किया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था। तो हिजाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक किस कबीले से था? अल तकाफी ट्राइब से था। ठीक है, तो हिजाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान रिश्ता क्या था? मोहम्मद बिन कासिम जो था हिजाज बिन यूसुफ का दामाद था और भतीजा था, सन इन लॉ भी था और दमाद भी था। सॉरी, सन इन लॉ भी, यानी सन इन लॉ तो वैसे ही उर्दू में दमाद होता है, दमाद भी था और भतीजा भी था। ठीक है, तो हिजाज बिन यूसुफ चचा था मोहम्मद बिन कासिम का। तो दोनों का जो कबीला था अल्तकाफी था, पेपर में सवाल आता है।
कि मोहम्मद बिन कासिम का कबीला कौन सा था? अल तकाफी ट्राइब था इसका। ठीक है, तो अल तकाफी ट्राइब था इसका। अल तकाफी जो था ये कबीला था मोहम्मद बिन कासिम का। अच्छा, सिंध में कौन क्या था, यानी इनकी लड़ाई किससे हुई थी? सिंध वालों से हुई थी। तो सिंध में कौन बंदा किस किस पोजीशन के ऊपर बैठा था? क्योंकि एग्जामिनर जब सवाल बनाता है ना, तो इस तरह के सवाल बनाता है कि जब सिंध फतह हुआ खलीफा कौन था? सिंध फतह हुआ तो जहाज बिन यूसुफ था, उसका ऑफिशियल डेजिग्नेशन क्या था? मुस्लिम जनरल कौन था मोहम्मद बिन कासिम का? हिजाज बिन यूसुफ के साथ रिलेशनशिप क्या था? ठीक है, इसके अलावा सिंध में कौन क्या, सिंध में कौन क्या था? तो सिंध के अंदर बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी। ठीक है, बुद्धिस्ट डायनेस्टी। तो बुद्धा को मानने वाले होते हैं बुद्धिस्ट, गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्ध जो था वो नेपाल की एक रियासत लंबिनी का शहजादा था। तो उसने बुद्ध मत की बुनियाद रखी थी। तो सिंध के अंदर आज से तकरीबन 1400 साल पहले सिंध के अंदर एक बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी। बुद्धिस्ट डायनेस्टी को चलाता कौन था? राय फैमिली। तो राय डायनेस्टी भी से कहते हैं, क्योंकि राय फैमिली जो थी वो सिंध की हुक्मरान थी। तो इसे राय डायनेस्टी भी कहते हैं। आखिरी बादशाह कौन था राय डायनेस्टी? उसका नाम था राय सिहासी दी सेकंड। तो राय सिहासी टू जो था ये लास्ट बादशाह था राय डायनेस्टी का। तो पेपर में सवाल आता है कि जो लास्ट बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी सिंध के अंदर, वो किस फैमिली की थी? तो वो राय फैमिली की थी। राय सिहासी टू की एक बीवी थी, उसका नाम था क्वीन सुनहा देवी। क्वीन सुनहा देवी ने राय सिहासी टू के एक वजीर चच के साथ जो थी वो साजिश की और राय सिहासी टू का कत्ल कर दिया। यानी चच जो था वो हिंदू था। तो चच ने क्वीन सुनहा देवी को अपने साथ मिलाया और अपने बादशाह को कत्ल करके खुद तख्त के ऊपर बैठ गया। तो चच एक हिंदू हुक्मरान जो था वो सिंध के तख्त के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, तो अब राय सिहासी टू को मारने के बाद चच जो था वो बादशाह बन गया। अब जब तक राय सिहासी टू सिंध का बादशाह था, सिंध जो था वो यूनाइटेड था। सिंध के अंदर कोई कोई सिविल वार वाली सिचुएशन नहीं थी, लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। लेकिन जब चच बादशाह बनता है सिंध का, तो वो हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए मेजोरिटी जो आबादी बुद्धिस्ट की होती है उन्हें मजबूर करता है कि वो हिंदू हों। तो जब उन्हें मजबूर करता है तो फिर जुल्म करता है, और जब वो जुल्म करता है तो लोग जो है उससे नफरत करते हैं। तो अब जो है वो सिंध की जो एम्पायर है वो कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि बादशाह जो है वो एक टायरेंट आ गया, बादशाह एक जालिम आ गया जो हिंदुइज्म को प्रमोट करना चाहता है। और हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लालच में बादशाह सलामत जो है वो हर तरह का जुल्म करेंगे। ठीक है, तो चर्च एज अ रूलर, तो चर्च जो था वो हिंदू डायनेस्टी को फैलाना चाहता था, सिंध को एक मजबूत हिंदू का किला बनाना चाहता था। तो उसने फिर जुल्म वगैरह ढाए। चच के दो बेटे थे, एक चंदुर था, एक दाहिर था। इसके भाई का नाम भी चंदुर था चच के। चच के मरने के बाद उसका बेटा राजा दाहिर जो था वो सिंध का हुक्मरान बना। पेपर के अंदर जो अगला एमसीक्यू आता है वो ये आता है कि राजा दाहिर और चच के दरमियान क्या रिलेशनशिप था। जो चच था वो राजा दाहिर का फादर था, सन था, ब्रदर था, कजन था। तो राजा दाहिर जो था वो सन था चच का। जो चच था वो फादर था राजा दाहिर का। तो चच बाप है, राजा दाहिर जो है वो बेटा है। ठीक है, अब इनकी लड़ाई हुई क्यों? यानी राजा दाहिर बादशाह सिंध का, और दूसरी तरफ वलीद बिन अब्दुल मालिक जो है वो खलीफा है। वलीद बिन अब्दुल मालिक जो है, वलीद बिन अब्दुल मालिक जो है वो खलीफा है। तो अरब्स की और राजा दाहिर की लड़ाई क्यों हुई? ठीक है, तो राजा दाहिर और अरब्स की लड़ाई क्यों हुई, तो इसका जो लिंक है वीडियो का, जो मजीद जानना चाहता है, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि अभी तक आपको समझ आई है? चले मैं 2 मिनट, सॉरी मिशाल, मैं 2 मिनट आपके और लूंगा इस टॉपिक को थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं। तो जो राजा दाहिर की फैमिली थी उसमें से भी एमसीक्यूज पेपर में आते हैं कि राजा दाहिर की वैसे तो कई बीवियां थी, लेकिन पेपर में जो एमसीक्यू आता है कि रानी लाडी जो थी वो कौन थी, तो वो राजा दाहिर की जो थी वो बीवी थी। फिर उसके अलावा राजा दाहिर की दो बेटियों के भी एमसीक्यूज आते हैं कि उसकी दो बेटियों के क्या नाम थे। तो परमल देवी और सूर्या देवी इसकी दो बेटियों के नाम थे। राजा दाहिर के एक बेटे का नाम भी पेपर में आता है जय सिंह। तो जय सिंह जो था
वो इसके बेटे का नाम था। तो ये राजा दाहिर की फैमिली है जिसके जिससे रेलिवेंट जो है वो पेपर में एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, अब लड़ाई की तरफ चलते हैं कि लड़ाई हुई क्यों। ठीक है, इनके दरमियान लड़ाई हुई क्यों। ठीक है, तो सबसे पहला इशू जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो था पायरेट्स का। ठीक है, पायरेट्स का इशू। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पायरेट्स के इशू की। तो पायरेट्स का इशू क्या था, पायरेट्स कहते हैं समुद्री लुटेरों को। तो अक्सर पेपर में ये भी सवाल आ जाता है कि पायरेट्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो पेपर में ना ये भी सवाल आ जाता होता है कि पायरेट्स कहा किसे जाता है, तो समुद्री लुटेरों को कहा जाता है पायरेट्स। ठीक है, मैं जरा मैप ओपन कर लूं तो फिर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ पायरेट्स वाला इशू हुआ क्यों था। तो ये जरा मैं मैप ओपन कर लूं तो ये फिर आपको पायरेट्स वाला इशू समझाता हूँ। जी, पायरेट्स को उर्दू में कजाक कहते हैं। तो ये आपके सामने एक मैप मैंने ओपन किया है। पुराने जमाने में जहाज जो होते थे, समुद्री जहाज जो होते थे, वो किनारों के साथ साथ चला करते थे। किनारों के साथ साथ समुद्री जहाज जो थे वो चला करते थे, क्योंकि उस जमाने के अंदर कोई जीपीएस तो होता नहीं था, कोई सैटेलाइट तो होती नहीं थी। तो खुले समंदर के अंदर जहाज जो थे वो गुम जाते थे। और जब जहाज गुम जाते थे तो उनके ऊपर मौजूद लोग जो थे वो भूख और प्यास से मर जाते थे। तो इसलिए किनारे को मद्देनजर रखते हुए जहाज किनारे के साथ साथ जो थे वो चला करते थे। तो किनारे के साथ साथ किनारे को देख के जहाज चला करते थे ताकि वो गुम ना जाए, वो खुले समंदर के अंदर खो ना जाए। तो इसी तरह ही अरबों के जो जहाज थे वो ये सिंध के पास से गुजरते थे। और अरबों के जहाज जाते थे मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। क्योंकि इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह जो थी इस्लाम कबूल कर चुके थे। और इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह ये गढ़ है गरम मसाला जात के, कोकोनट के, ठीक है, रबड़ के। तो उस जमाने के अंदर भी जो इंडोनेशिया मलेशिया के गरम मसाला जात थे, जो स्पाइसेस थे, वो पूरी दुनिया के अंदर फेमस थे। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर इनके स्पाइसेस जो है वो फेमस हैं। ठीक है, इनके मसाला जात जो है पूरी दुनिया के अंदर वो फेमस है। तो अरब ताजिर इंडोनेशिया मलेशिया से मसाला जात खरीदते थे और फिर बाकी दुनिया को सप्लाई करते थे। तो अरबों के जहाज जब मलेशिया इंडोनेशिया की तरफ जाते थे तो वो रास्ते में श्रीलंका रुकते थे। ये है जी श्रीलंका। ये जिसे मैंने गोल दायरा किया, ये है श्रीलंका, गोल सर्कल जिसमें मैंने एक एक सर्कल बनाया ना मैंने, तो ये श्रीलंका। अब श्रीलंका जब ये जहाज रुकते थे तो पेपर में एग्जामिनर पूछता है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। तो श्रीलंका का जो ओल्ड नेम है वो सेलून है। सेलून जो है वो श्रीलंका का ओल्ड नेम है। अच्छा, जो रेगुलर क्लासेस होंगी ना वो इतनी क्विक क्विक नहीं होंगी क्योंकि अभी टाइम थोड़ा है। इसलिए जो है वो इसलिए जो है वो क्लास थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। अदरवाइज जो क्लास हुआ करेगी वो इतनी क्विक नहीं हुआ करेगी, इतनी फास्ट फास्ट क्लास नहीं हुआ करेगी। तो अभी टाइम थोड़ा सा, इसलिए क्लास जो है बड़ी जल्दी हो रही है। तो पेपर के अंदर ये भी एमसीक्यू आता है कि श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या है। तो श्रीलंका का जो ओल्ड नेम है वो सेलून है। ठीक है, श्रीलंका का जो ओल्ड नेम है वो सेलून है। इम्तिसाल स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जाएंगी। ठीक है, स्लाइड किसी भी लेक्चर की शेयर नहीं की जाएगी आप लोगों के साथ। तो श्रीलंका से जहाज फिर रेस्ट करते थे, खाना शाना लोड करते थे, पानी लोड करके फिर मुसलमानों के जहाज इंडोनेशिया मलेशिया की तरफ चले जाया करते थे। तो अब श्रीलंका जो थी वो एक ट्रांजिट पोर्ट थी मुसलमान ताजरों की। तो इस श्रीलंका के अंदर भी मुसलमान ताजर काफी ज्यादा आबाद थे। तो अब श्रीलंका के अंदर कोई वबा वगैरह फैलती है, कोई मसला बनता है जिससे काफी ज्यादा मुसलमानों की डेथ हो जाती है। तो काफी ज्यादा मुसलमान ताजिर जो हैं वो फौत हो जाते हैं। तो उनकी डेथ के बाद, ठीक है, जब मुसलमान ताजरों की डेथ होती है तो उनकी डेथ के बाद उनकी जो फैमिलीज होती हैं उनको वापस भेजने के लिए श्रीलंका का बादशाह जो है वो चंद जहाजों को रवाना करता है बसरा पोर्ट की तरफ। बसरा। बसरा जो है ये इराक के अंदर है और इराक की बंदरगाह है। यानी हिजाज बिन यूसुफ के मातहत ये इलाका आता था। ठीक है, हिजाज बिन यूसुफ जिस इलाके का गवर्नर था ये इलाका हिजाज बिन यूसुफ के मातहत आता था। ठीक है, तो बसरा जो बंदरगाह थी वो हिजाज बिन यूसुफ के कंट्रोल में थी। अब वो तीन चार जहाज थे जिसमें यतीम भी थे, बेवाएं भी थी और तजारत का सामान भी था।
श्रीलंका के बादशाह की तरफ से भेजे गए तोहफे भी थे। अब वो जहाज जब बसरा जा रहा था श्रीलंका से, तो श्रीलंका से जब वो जहाज बसरा की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे सिंध के पास कुछ कजाक ने, कुछ समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। तो उस जहाज को कुछ समुद्री लुटेरे लूट लेते हैं। जहाज को लूटने के बाद लोगों को और सामान को दीबल ले जाते हैं। ठीक है। जो मौजूदा कराची है, जो मौजूदा कराची है जी, वहां पे है दीबल। तो दीबल जो है वो ले जाते हैं। ठीक है। तो दीबल ले जाते हैं उन जहाजों को। मैं जरा स्लाइड की तरफ वापस आता हूँ। तो क्या, एक मिनट में स्लाइड जरा दोबारा ओपन कर लूँ। तो मैं स्लाइड की तरफ दोबारा वापस आता हूँ। तो एक तो ये कजाक वाला जो था वो इशू था। ओके, एक मिनट, मैं स्लाइड बंद कर बैठा हूँ। वो ओपन करने के बजाय मुझसे बंद हो गई है। बस ओपन होने लगी है। तो एक तो पायरेट्स वाला इशू था। तो हिजाज बिन यूसुफ ने जब राजा दाहिर को कहा, ठीक है, कि पायरेट से जो है वो हमारे ना सिर्फ लोगों को छुड़वाओ बल्कि हमारा जो सामान है वो भी वापस दो। तो राजा दाहिर ने ना कर दी। अब उमैया कैलिफेट जो थी उस जमाने की सुपर पावर थी, और सिंध जो था वो छोटा सा एक था। ठीक है। तो राजा दाहिर का जो इनकार था वो हिजाज बिन यूसुफ को पसंद नहीं आया। दूसरा दूसरा जो पॉइंट है कि राजा दाहिर ने उमैया खानदान के खिलाफ जो इलाफी कबीला था उसको पनाह दी हुई थी। यानी अरब्स का एक कबीला था इलाफी ट्राइब। तो इलाफी खानदान को पनाह दी हुई थी राजा दाहिर ने। तो उमैया जो फैमिली थी उनको, राजा दाहिर और उसकी फैमिली के ऊपर इस चीज का भी गुस्सा था। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी थी। यानी बलोचिस्तान तक तो मुसलमानों ने तमाम इलाके फतह कर लिए थे। अगर मुसलमानों ने मजीद इलाके फतह करने हैं तो अगला इलाका सिंध ही था। तो पॉलिटिकल रीजंस यही थी कि सिंध को फतह करना ही करना था। वो अब सिंध तक मुसलमान वैसे भी पहुंच चुके थे और इस्लाम को भी फैलाना था। और जब मुसलमान बलोचिस्तान और ईरान के इलाकों को फतह कर रहे थे, तब सिंधी जो थे ये बलोचियों की और ईरानियों की मदद कर रहे थे। तो इसका भी मुसलमानों को गुस्सा था, पुराना गुस्सा था। ठीक है। अब ये जंग कहाँ से स्टार्ट होती है और किस तरह स्टार्ट होती है? तो 711 में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो निकलता है। ठीक है। ये ईरान का गवर्नर होता है मोहम्मद बिन कासिम। ये ईरान के एक शहर का गवर्नर था। मोहम्मद बिन कासिम को भेजने से पहले हिजाज बिन यूसुफ सबसे पहले भेजता है 711 में उबैदुल्लाह को। उबैदुल्लाह को ये भेजता है। ये हिजाज बिन यूसुफ का फेवरेट जनरल होता है उबैदुल्लाह। उबैदुल्लाह जंग हार जाता है, ठीक है, राजा दाहिर की फौज से। उसके बाद बुदेल को भेजा जाता है उबैदुल्लाह की मदद करने के लिए। बुदेल भी फेल हो जाता है। ठीक है। फिर तीसरा जो जनरल आता है सिंध को फतह करने के लिए, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये नहीं पढ़ाया जाता कि दो जनरल्स जो थे वो पहले फेल हुए थे। तो आपको ये बताया जाता है जी 17 साल का नौजवान आया और उसने सिंध को फतह कर लिया। लेकिन 17 साल के नौजवान से पहले दो काबिल तरीन जनरल जो थे वो फेल हुए थे। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था ये फिर ईरान से आता है फौज लेके और अपने साथ मंजनीक लेकर आता है। इस दफा जो एक डिफरेंस क्रिएट किया मोहम्मद बिन कासिम ने वो मंजनीक का था। तो अब ये मंजनीक अपने साथ लेकर आता है और वो मंजनीक जो है वो फिर किलों की दीवारें तोड़ती है। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो सबसे पहला अटैक था वो दीबल पे था। 711 में निकला जरूर था लेकिन पहुंचा 712 में था। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम जो है दीबल को फतह करता है, यानी जो मौजूदा कराची है इसको फतह करता है मोहम्मद बिन कासिम। दीबल के किले को फतह करने के बाद ये नीरून जाता है। नीरून किसका पुराना नाम है? पेपर में आता है जी नीरून किसका पुराना नाम है। तो नीरून जो है ये हैदराबाद का ओल्ड नेम है। तो नीरून को फतह करने के बाद सेवन को फतह करता है। फिर पेपर में सवाल आता है कि किस किले में राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला हुआ था। तो रावड़ के किला वो किला था जहां पे राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला हुआ था।
ब्राह्मणाबाद भी इंपॉर्टेंट शहर था। ठीक है, इसको फिर बाद में फतह करता है। अरोड़ जो था वो सिंध का कैपिटल था। ये जो अरोड़ है, ये पुराना नाम है रोड़ी का। अगर आप सिंध जाएं तो दो जुड़वा शहर आते हैं, सखर और रोड़ी। ठीक है, दरिया के एक साइड पे सखर है, दरिया के दूसरी साइड पे रोड़ी है। तो रोड़ी का जो पुराना नाम है वो अरोड़ है। जब आप ट्रेन पे जाते हैं कराची की तरफ, तो रोड़ी जंक्शन वो जंक्शन है जहाँ पे ट्रेन को मोड़ा जाता है कराची या कोयटा की तरफ। अगर आपको कोयटा भेजना है तो वो आपको सखर की तरफ भेज देते हैं, और अगर आपको उन्होंने कराची भेजना है तो आपको वो सीधा भेज देते हैं। तो रोडी वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रेन की डायरेक्शन सेट की जाती है कि ट्रेन ने बलूचिस्तान जाना है या कराची जाना है। ठीक है, तो ये सिंध का वो स्टेशन है, रोडी स्टेशन, जहां से ये डिसाइड किया जाता है कि ट्रेन ने जाना किधर है, कराची जाना है या कोयटा जाना है। ठीक है, तो रोड को फतह करने के बाद मोहम्मद कासिम एंड पे मुल्तान को फतह करता है। 712 से लेकर 715 तक मोहम्मद कासिम जो था ये यहाँ पे रहा, और 715 में इसे वापस बुला के मार दिया गया। क्यों मारा गया, वो जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तब हम डिटेल से बात करेंगे कि इसको क्यों मारा गया, क्या रीजंस थी मारने की। जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में हुक्मरान था तब इसने ब्राह्मणाबाद का नाम बदला था, और ब्राह्मणाबाद का नया नाम रखा था मंसूरा, और मंसूरा को इसने अपना कैपिटल बनाया था। ठीक है, तो पेपर में सवाल आता है कि मंसूरा, ठीक है, सॉरी, पेपर में ये सवाल आता है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो अपना कैपिटल था सिंध में, उसका क्या नाम था, उसका नाम था मंसूरा। तो मंसूरा का ये भी सवाल पेपर में आ चुका है कि पाकिस्तान की किस पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड क्वार्टर है उसका नाम मंसूरा है। तो जमात इस्लामी जो पाकिस्तान की एक सियासी जमात है उसका नाम मंसूरा है। तो बाकी आपको डिटेल से बताऊंगा सेशन के अंदर के मोहम्मद बिन कासिम क्यों मारा गया। और जब आप सेशन में पढ़ेंगे तो बहुत से पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताए, वो आपको सेशन के अंदर पता चलेंगे ज्यादा डिटेल से। तो आज क्योंकि हमने एक स्पेशल सेमिनार भी रखा हुआ है मिस मिशाल मुमरेज के साथ, तो अब हम उस सेशन की तरफ जो है बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी हम सेशन स्टार्ट करने लगे हैं मिस मिशाल मुमरेज के साथ। और मिस मिशाल मुमरेज को मैं थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला, क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी ज्वाइनिंग हुई है और यही वीकेंड उनका शायद पहला वीकेंड था। तो थैंक यू मिशाल। तो मिशाल, आप क्या सुन रही हैं मेरी आवाज? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया अपने एक्सपीरियंस देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मिशाल, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जिन लोगों को आपका नहीं पता उनको पता चल जाए। I am Michelle Mamrez and currently working as food grain inspector Rawalpindi. मैंने रिसेंटली पीपीएससी का एग्ज़ाम पास किया, और ये हमारी जो रावलपिंडी डिवीजन की एक ही सीट थी जिस पे मेरी एलोकेशन हुई है। और ये मेरी जो जीके का था सारा, वो मैंने गूगल लाइसियम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और फर्स्ट बैच जो गूगल लाइसियम का था, मैंने अपनी प्रिपरेशन गूगल लाइसियम को ज्वाइन करके स्टार्ट की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फूड ग्रेन इंस्पेक्टर हूँ। और इसका क्रेडिट ख़ास तौर पे जाता है उसामा को, कि इन्होंने हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, मैप्स के थ्रू गाइड किया। कोई भी इवेंट होता था तो उसकी हिस्ट्री ये बताते हैं। उसके साथ ये ज्योग्राफी के सारा जो क्वेश्चंस है वो कवर करवाते हैं। और जो मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अच्छा मिशाल, सॉरी, मुझे 3 साल के बाद पता चला आपका नाम मिशाल नहीं, आपका नाम मिशल है। तो ऑनलाइन क्लासेस का ये नुकसान होता है कि मुझे आपका सही नाम आज पता चला है 3 साल के बाद। अच्छा, तो मेरा जो दूसरा सवाल है वो आपसे वो ये है कि जब आपने बीएससी की, बीएससी ऑनर्स की, और आपने एमफिल में एडमिशन ले लिया, तब आपको पता था कि पीपीएससी क्या होता है, एफपीएससी क्या होता है, जॉब किस तरह सिक्योर करनी है?
अभी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है मिशेल मुमरेस का, तो अभी इनका दोबारा कनेक्ट होता है। जी मिशेल, अस्सलाम मेरा वालेकुम। सवाल ये था जी। कि बैचलर्स डिग्री के बाद बोलें। जब आपने एमफिल में एडमिशन लिया, तो तब क्या जी जी। आपको आइडिया था कि पीपीएससी क्या होता है, एफपीएससी क्या होता है, और गवर्नमेंट जॉब आप किस तरह सिक्योर कर सकती हैं? जब मैंने बैचलर्स के बाद एमफिल में एडमिशन लिया था तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी बिल्कुल भी। मैंने सिर्फ पीपीएससी का नाम सुना हुआ था और मुझे वन पेपर का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वन पेपर कहते किसे हैं। जब आपका सेशन आया था, फर्स्ट बैच जो स्टार्ट किया था आपने, मैंने वो ज्वाइन किया और उसके बाद मुझे पता चला कि पीपीएससी क्या है और वन पेपर क्या होता है। वो सारा कुछ मैंने आपसे गाइडेंस के बाद सीखा और मुझे पता चला कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। अच्छा, तो मिशाल आपकी जो डिग्री है, सॉरी मिशेल आपकी जो डिग्री है वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो जी आप जी। ये बताएं कि आप फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की जॉब आपने सिक्योर की है, तो आपकी डिग्री कितना काम आई है इस जॉब को हासिल करने के लिए आपकी डिग्री कितना आपके काम आई है? मेरी डिग्री तो फूड टेक्नोलॉजी की है, लेकिन जो पेपर था सारा फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का वो सारा जनरल नॉलेज बेस्ड था। तो इसमें रिटन जो एग्जाम था उसमें तो बिल्कुल भी फूड का कुछ भी नहीं पूछा गया था। सारा जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर था। और इसमें जनरल नॉलेज में जितने भी 9 सब्जेक्ट्स हैं, पाक स्टडी, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, ये सारे थे। अच्छा, आप अपना लेकिन जब एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा जी जी। कि आपका रिटन जो एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जब आप तैयारी कर रही थी तब आपको क्या ये ख्याल आते थे कि ये आपका नहीं होगा क्लियर? क्योंकि जब स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं तब उनको ये दिमाग में चल रहा होता है कि मेरा तो शायद पेपर ही नहीं क्लियर होगा, मुझे जॉब मिलनी या नहीं मिलनी। आपकी तो सीट भी एक थी, आपकी तो जी एक सीट थी और कई कैंडिडेट्स थे, तो आपको अप्लाई करते हुए ये नहीं आया कि एक ही सीट है तो मेरी पता नहीं होनी भी है या नहीं होनी? जी बिल्कुल। मेरे साथ भी इसी तरह का कुछ हुआ था। मैं जब अप्लाई कर रही थी उस वक्त तो मैंने अप्लाई कर दिया कि एक सीट है, चलो ट्राई कर लेंगे। उसके बाद जो ये हुआ था कि पीपीएससी ने कहा कि ये जो जॉब्स हैं फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की, जितनी भी फूड की जॉब्स हैं, ये अब डिपार्टमेंट के थ्रू आएंगी, वो कैंसिल कर रहे थे इनको। तो काफी टाइम बाद फिर इन्होंने टेस्ट अनाउंस किया कि ये आपका टेस्ट होगा। तो जब मैं दूसरे टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही थी और मैंने बिल्कुल ही मेरे माइंड में नहीं था कि ये अचानक से टेस्ट आ जाएगा। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया हुआ था, मेरी बेसिक्स बहुत अच्छी से क्लियर थी। और मैंने फिर आपके यूट्यूब चैनल से मैथ्स की जो रीजनिंग के क्वेश्चन, एनालिटिकल, रेशो, प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम, जो भी आपने वहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस किए वहाँ से प्रिपेयर किए और मैंने ये कर लिया। लेकिन जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे माइंड में ये था कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक सीट है और ऊपर से जो है एक सीट जब होती है तो सिफारिश भी बहुत ज्यादा होती है। और पूरे डिवीजन की एक ही सीट थी और 4 डिस्ट्रिक्ट थे उसमें। और मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं हो सकेगा। लेकिन ये है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी और अल्लाह पे यकीन रखा। और साथ में मेरा ये था कि इंशाल्लाह अगर मैंने मेहनत की तो पेपर देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब टेस्ट की डेट आ गई तो मैंने कहा कि एक ही सीट है। मेरे जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि एक ही सीट है और पता नहीं होगा कुछ या नहीं होगा, देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर मैंने फिर भी थोड़ा तैयारी करके और वो टेस्ट दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे यकीन था, मेहनत थी, आपका सेशन ज्वाइन किया वो था, मेरी बेसिक्स क्लियर थी। तो ये सीट जो है, एक सीट जो थी वो मैंने अचीव कर ली। अच्छा मिशल, जब आपने बैच वन जो था वो मेरा बैच वन था, यानी मैं जी पहली दफा पढ़ाने लगा था। जब आपने बैच वन ज्वाइन करना था तब आपके माइंड में नहीं आया कि इस बंदे का बैच वन ज्वाइन कर रहे हैं हम? ये 3 साल पुरानी वैसे बात है, 2020 की बात है, तब आपकी एमफिल चल रही होगी। तो तब आपके माइंड में ये नहीं था आया कि बैच में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा? तो बैच ज्वाइन करने के बाद आपको क्या फायदा हुआ, क्या डिफरेंस फील हुआ था आपको?
असल में इससे पहले, आपके बैच से पहले मैंने कोई ऑनलाइन एकेडमी कुछ भी नहीं ज्वाइन किया हुआ था जॉब से रेलेवेंट। तो आपका बैच मैंने ज्वाइन किया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि पीपीएससी है क्या, इसमें सीट्स, जनरल सीट्स कौन सी होती हैं, प्रोफेशनल कौन सी सीट्स होती हैं, वन पेपर क्या है। उससे मेरे नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ, मुझे गाइडेंस मिली। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे कहीं से गाइडेंस मिली है, मेरी काउंसलिंग हुई है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ कि मैंने आपका बैच जैसे भी ज्वाइन किया, किसी फ्रेंड के थ्रू ज्वाइन किया या जैसे भी किया, लेकिन इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, अपना इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। टेस्ट तो आपका तमाम जीके बेस आया, वो तो जीके में से आपका टेस्ट आया। इंटरव्यू का जी अपना जी। एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की, इंटरव्यू में कितने लोग इंटरव्यू लेने वाले थे, आपकी ड्रेसिंग कैसी थी, और इसके अलावा उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे आपसे। जी, मेरे जो इंटरव्यू था वो रावलपिंडी सेंटर में हुआ। और दो पीपीएससी के, वैसे तो दूसरी सीट्स के लिए एक पीपीएससी का मेंबर होता है, एक डिपार्टमेंट का बंदा होता है, और एक यूनिवर्सिटी से कोई बंदा होता है। तीन लोग होते हैं इंटरव्यू पैनल में। लेकिन जो मेरा पैनल था फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का, उसमें दो पीपीएससी के मेंबर थे, डॉक्टर खालिद मसूद और डॉक्टर राशिद मंसूर। दो ये बंदे थे, और एक और बंदा था, शायद उनका मुझे कंफर्म नहीं पता कि वो डिपार्टमेंट से थे या यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी से थे। उनको मैं जानती नहीं हूँ इस तरह ना। तो टोटल तीन लोग थे इंटरव्यू पैनल में। उसके बाद मैंने जो इंटरव्यू की तैयारी की थी, वो आपकी जो नोट्स थे उनसे की थी। उसके अलावा जो आपने यूट्यूब पे अपनी जो पीएचडी वो वो प्रैक्टिस की थी, क्योंकि टाइम शॉर्ट था और मैंने आपकी तरफ आपकी तरफ डिस्टोर्शन हो रही है, काइंडली ये इंटरव्यू वाला एक्सपीरियंस फिर दोबारा। मैं अपने इंटरव्यू को कहना चाहूंगी कि उस एरिया की जरूरत हो, आप अपना अच्छे से prepare। ये मिशल, डिस्टोर्शन हो रही है आपकी तरफ, तो काइंडली इंटरव्यू वाला जो है ना वो दोबारा रिपीट कर दीजिए। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट रुकिएगा, उनका इंटरनेट का थोड़ा सा सॉरी, इशू आया। मैंने जी मिशेल, आप इंटरव्यू का ना दोबारा रिपीट कर दीजिएगा कि आपने इंटरव्यू की तैयारी किस तरह की। मैंने इंटरव्यू की तैयारी इससे की कि जो आपके नोट्स, जो आपने ग्रुप्स में डाटा किया था, मैंने वो किया। अब मेरी बेसिक्स क्लियर थी आपके सेशन ज्वाइन करने के बाद, और उस पर मुझे काम नहीं करना पड़ा। मैथ्स पोर्शन वो आपकी जो 6 वीडियोस जो है फिलहाल पीएचडी के टेस्ट में अपलोड करनी है। टाइम शॉर्ट था, मैंने वो वाली वीडियोस आप देखो कौन से थे। तो इससे मेरा काफी अच्छा टेस्ट हो गया, और अच्छा। ऑलमोस्ट मैंने अच्छे से कर लिया कवर। अच्छा, कि पैनल ने कोई भी आपसे व्यू होता क्वेश्चंस है क्या आपका पूछे किसी। थे? जी जी, मैं वो शेयर करती हूँ आपसे। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप इंट्रोड्यूस कराएं खुद को। मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसमें मैंने अपनी डिग्रीज के बारे में बताया कि मैंने एमएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी किया हुआ है, और फिर मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फूड टेक्नोलॉजी का बताया। उसके बाद मैंने बताया कि मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के साथ। जब मैंने कहा मैंने एक प्रोजेक्ट किया एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के साथ, तो उन्होंने कहा कि डिफाइन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। उन्होंने उसकी डेफिनेशन पूछी। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि डू यू थिंक दैट यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। असल में जो फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट थी वो एफएससी थी। एफएससी तक कोई भी बंदा किसी भी सब्जेक्ट अप्लाई कर सकता था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जो डिग्री वो एमएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी है, तो आपको नहीं लगता कि आप ओवर क्वालिफाइड है इस जॉब के लिए। उसका मैंने आंसर किया।
फिर उन्होंने कहा कि आपकी क्वालिटीज क्या है। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाई आई गिव दिस जॉब टू यू, हम आपको ये जॉब क्यों दें। फिर मैंने उनको इसका आंसर किया। फिर एक और क्वेश्चन उन्होंने कहा कि योर फेवरेट पर्सनैलिटी और यू आर इम्प्रेस्ड फ्रॉम विच पर्सनैलिटी, इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने किए। फिर उन्होंने डिपार्टमेंट के रेलेवेंट मुझसे पूछा कि जॉब ड्यूटीज क्या होती हैं फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की। उसके बाद उन्होंने फूड डिपार्टमेंट के फंक्शंस पूछे। फिर दूसरे जो मेंबर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। उसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा कि न्यूट्रिशन को डिफाइन करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस होता है, उनके एग्जांपल्स दें। फिर उन्होंने पूछा कि पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताएं। फिर पाकिस्तान के प्रोविंसेस का पूछा उन्होंने, नेपाल और यूके के कैपिटल का पूछा। फिर उन्होंने कहा कि अगर इज देयर एनी फूड इनसिक्योरिटी इन अवर कंट्री, अगर हमारे कंट्री में फूड इनसिक्योरिटी है तो उसकी, अगर है तो उसकी वजह बताएं क्यों है। इसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट आर रबी क्रॉप्स और उनके एग्जांपल दें। फिर उन्होंने कहा कि जो रबी क्रॉप्स के अलावा क्रॉप्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। और उसके अलावा फिर उन्होंने जो थर्ड मेंबर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स उन्होंने पूछे। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएं। तो मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी सब स्टूडेंट से कि जब भी आपका किसी भी जॉब का इंटरव्यू हो, किसी भी डिपार्टमेंट की चाहे वो पोस्ट हो, तो चार पांच चीजें जो है वो आपको मस्ट करनी चाहिए प्रिपेयर। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। थर्ड, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ, जैसे हमारा पंजाब फूड डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो इन डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट्स आपको ठीक से पता होनी चाहिए कि वहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट्स बताएंगे, कौन से इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई अगर डिपार्टमेंट की पॉलिसीज आई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। डिपार्टमेंट की हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट की हिस्ट्री है, डिपार्टमेंट कब बना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो आप जॉब जिसके लिए अप्लाई किया है उसमें अगर कोई स्पेसिफिक डेफिनेशंस या टर्म्स आ रही हैं उससे रेलेवेंट, या उससे रेलेवेंट कोई एक्ट है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। या अब जैसे हमारा फूड डिपार्टमेंट था तो फूड को लेके जो क्राइसिस चल रहे हैं, करंट इश्यूज चल रहे हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। आप जिस तरह रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं आपको उससे ज्यादा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अच्छा मिशल, तो ये था आपने, मेरा एक्सपीरियंस जी। अब एक मिथ बनी हुई है जी पीपीएससी एफपीएससी में सीट्स बिकती हैं, तो आपने क्या सीट खरीदी थी या आपको अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला में दी, मेहनत के सिले में दी? जी बिल्कुल, मिथ तो बनी हुई है कि सीट्स बिकती हैं। और मेरा भी यही ख्याल था। जब मेरा जब टेस्ट देने से पहले ना मेरा भी यही ख्याल था कि एक ही सीट है, तो सिफारिश पे होना है, जो कुछ भी होना है बेशक हम टेस्ट दे लें जो कुछ भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, किसी की भी सिफारिश नहीं थी, सिर्फ अल्लाह की सिफारिश थी। और उसी वजह से मुझे ये सीट मिली है। और अल्लाह का शुक्र है कि बगैर सिफारिश के मुझे ये सीट मिली है और एक ही सीट थी। और अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा, और ये मेरी मेहनत का सिला था, मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी और आपकी गाइडेंस थी जिसकी वजह से मैं ये अचीव कर सकी। अच्छा, तो एक सवाल है कि आपके रिटर्न में कितने मार्क्स थे, और अच्छा आप अपने रिटर्न और इंटरव्यू के मार्क्स भी बता दें। जी, मेरे रिटर्न में 61 मार्क्स थे और मेरे इंटरव्यू में 68 मार्क्स थे। जी ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ था? तो ये तो आप पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके प्लानर ओपन करके देख सकती हैं कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। फिर अगला आया जी, आपको कैसे पता चला उनका नेम? आप देखिए, जब बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं, स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उन्हें पता होता है कि पीपीएससी का कौन सा पैनल जो है वो इंटरव्यू ले रहा है। एक ही पैनल जो है वो
एक तरह की तमाम जॉब्स के इंटरव्यू लेता है। और वो पैनल, जो पीपीएससी का मेंबर होता है, वो पीपीएससी की वेबसाइट पे भी नाम अवेलेबल है। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, कोई किसी और का कोई कोई सवाल है, आप लोग हाथ खड़ा करके भी पूछ सकते हो, आप मैसेज टाइप करके भी पूछ सकते हो। तो जो भी आप लोगों ने सवाल पूछना है पूछ लें। अच्छा, एक सवाल है, हाउ यू ड्रेस्ड अप फॉर इंटरव्यू? आपने ड्रेसिंग किस तरह की इंटरव्यू के लिए? मेरी ड्रेसिंग, मैंने सिंपल शलवार कमीज और ऊपर मैंने वेल किया हुआ था, और साथ मेरा दुपट्टा लिया हुआ था। मेरा एक ये रिक्वेस्ट भी है स्टूडेंट से, खासकर गर्ल्स से, कि आप जो है ना डार्क कलर्स को अवॉइड किया करें इंटरव्यू के लिए, क्योंकि अभी जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मेरे साथ जो फीमेल्स थी, उनके मैंने ड्रेसिंग नोट की है, उनकी प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए। उन्होंने काफी डार्क डार्क कलर पहने हुए थे, तो उससे भी अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। आप लाइट कलर जो है उनको चूज करें, वो एक अच्छा लगता है। जो लाइट कलर्स होते हैं वो सूट भी करते हैं, और एक पीसफुल एनवायरनमेंट में वो सारा अच्छा लग रहा होता है कि ड्रेसिंग आपकी अच्छी है। तो डार्क कलर्स को अवॉइड करें, ये मेरा था कहना। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो ये सेशन रखने का पर्पस ये है कि देखें, मिशल भी जो थी वो आपकी ही तरह एक स्टूडेंट थी। उन्होंने भी सेम उन्हीं बेंचेस उन्हीं क्लासेस में डिग्री ली। ठीक है, उन्हीं क्लासेस में बैठ के पढ़ा और डिग्री ली। जिस स्टेज पे आज आप हैं उस स्टेज पे मिशल भी थी। ठीक है, तो आप लोग भी आज से जो है वो तैयारी स्टार्ट करें। और मिशल, ये भी जरा मुझे बता दीजिएगा कि क्या एमफिल जॉब सिक्योरिटी की जामिन है, कि एमफिल करने से जॉब पक्की है? बिल्कुल भी नहीं। जिन्होंने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है और जो अभी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अभी से वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। हमारे पास तो पहले गाइडेंस नहीं थी, आपके सेशन को ज्वाइन करने से पहले, आपके बैच को ज्वाइन करने से पहले गाइडेंस बिल्कुल नहीं थी। हम एमफिल में एडमिशन ले चुके थे। लेकिन जो अभी स्टूडेंट्स हैं उनसे यही मैं कहना चाहूंगी, यही मशवरा है कि आप लोग जो बीएससी कर चुके हैं वो एमफिल की तरफ ना जाएं, पहले अपनी जॉब सिक्योर करें, और एमफिल तो बाद में भी होता रहता है। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें जो बीएससी में है, और जो बीएससी ऑनर्स कर चुके हैं वो जॉब की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें और सीरियस होके करें। देखें, आजकल जो फाइनेंशियल सिचुएशन मुल्क की चल रही है, तो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस वाले ही एमफिल रिक्वायर करते हैं, एमफिल मांगते हैं। सिर्फ प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस वाले या रिश्ते वाले एमफिल मांगते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं लेक्चरर की, उसमें एमफिल रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो हैं वो, अगर किसी के घर के अंदर फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, तो मेरा भी उसे यही मशवरा है कि वो एमफिल ना करे। अगर आपके माली हालात ठीक नहीं है घर के, तो आप एमफिल ना करें। आप जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करें और उसकी तरफ आए। ठीक है, एमफिल उस बच्चे को इस दौर में करनी चाहिए कि जो एमफिल की फी इजीली अफोर्ड कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, अगर तो आपकी फैमिली इजीली कर सकती है अफोर्ड, क्योंकि आपको पता है हॉस्टल्स के अखराजात कितने ज्यादा हो गए हैं। मेरे टाइम पे 10-12 हजार में महीना हो जाता था, लेकिन अब 35-40 हजार रुपया चाहिए एक महीने का खर्चा हॉस्टल का। ठीक है, तो हर चीज जो है वो डबल ट्रिपल हो गई है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी और का कोई सवाल है? जी मिशल, आप कुछ और कहना चाहती होंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग, मैंने जो लर्न किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो यही है कि जो एमफिल है वो आप बिल्कुल उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। बीएससी जिन्होंने किया हुआ है वो जॉब के लिए अप्लाई कर दें। और एक और चीज़, मैंने डिफरेंट जगहों पे मैंने अप्लाई किया था गवर्नमेंट, जो पीपीएससी के अलावा मैंने डिफरेंट जगहों पे अप्लाई किया था। मैंने जेडटीबीएल में भी अप्लाई किया, और मैंने लेक्चरार की पोस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं उनके लिए भी अप्लाई किया। मैंने इंडस्ट्रीज़ को भी अपनी सीवी भेजी। लेकिन ये जो सारे इदारे हैं यहाँ पे सिफारिश चलती है, इन अदारों में सिफारिश चलती है। लेकिन जो गवर्नमेंट के अदारे हैं जैसे एफपीएससी, पीपीएससी,
आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना चाहिए। दूसरी जगहों पे ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ट्राई करके देखा है। जब तक आपकी सिफारिश नहीं है या आपको कोई जानने वाला नहीं है इंडस्ट्रीज में या इस तरह, तो आपकी जॉब वहाँ पे नहीं हो सकती। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना जो फोकस है, अपनी जो जॉब है, वो पीपीएससी के थ्रू अचीव करने की कोशिश करें, एफपीएससी के थ्रू अचीव करने की कोशिश करें। अच्छा, एक सवाल आया है कि फूड इंस्पेक्टर में कोई और फील्ड वाले अप्लाई नहीं कर सकते? देखिए, फूड इंस्पेक्टर में तमाम सब्जेक्ट्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जस्ट फूड टेक्नोलॉजी या एच एंड डी के लिए नहीं है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो वो सवाल आया कि सर मैम के मार्क्स कितने थे मैट्रिक, एफएससी और बीएस के? देखो, पीपीएससी एफपीएससी में ना, ये मैट्रिक, एफएससी, बीएस के मार्क्स जो है वो मैटर इतना नहीं करते। मैटर क्या करती है कि आपके रिटन टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं। अगर आपका रिटन टेस्ट क्लियर है, इंटरव्यू क्लियर है, तो फिर जाके एकेडमिक की बात आती है। ठीक है। और मिशल मिशल की जो सीजीपी, आप बता दें अपनी सीजीपी, आपकी सीजीपी कितनी थी, शायद इनको थोड़ी तसल्ली हो जाए। मेरी जो बीएससी की सीजीपीए थी वो 3.9 थी, और एमएससी ऑनर्स की मेरी 3.86 थी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, मैंने मेरे वो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब पे लगे हैं जिनकी 3.1 सीजीपीए भी थी, जिनकी 3.2 सीजीपीए भी थी। 2.8 वाले भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। 2.7 वाला भी गवर्नमेंट जॉब पे लग जाता है। सीजीपीए या मार्क्स मैटर नहीं करते। सबसे पहले आपने क्या क्लियर करना होता है? रिटन टेस्ट क्लियर करना होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपने क्लियर करना है। जब आपका रिटन टेस्ट, इंटरव्यू हो जाते हैं, तीसरी चीज फिर आती है एकेडमिक की। बेशक आपने गोल्ड मेडल क्यों ना लिया हो, अगर आपका रिटन टेस्ट ही पास ना हो तो कोई आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाता। अगर आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पूरे पाकिस्तान में आपने टॉप किया है, और अगर आपका रिटन रिटन में फेल है, तो इट मीन्स के फेल है। अगर आपका रिटन क्वालिफाई नहीं होता तो आपके गोल्ड मेडल का कोई फायदा नहीं है। किसी ने मुंह भी नहीं लगाना कि इसके पास गोल्ड मेडल है, चलो इंटरव्यू ले लो। ठीक है, तो ये जो आपका एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, ये बात की बातें हैं। पहले पहले तो आपने टेस्ट को क्लियर करना है। ठीक है, पहले आपने टेस्ट को क्लियर करना है, फिर बाद में एकेडमिक की बातें आती हैं। तो कम सीजीपीए वाले बच्चे भी पीपीएससी, एफपीएससी क्लियर करके जो गवर्नमेंट जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये गोल्ड मेडल होना जरूरी नहीं होता गवर्नमेंट जॉब के लिए। थैंक यू सो मच मिशेल, मुझे लगता है आप किसी और का कोई सवाल नहीं है। थैंक यू सो मच कि आज आपने टाइम निकाला, और सॉरी मैंने आपको बहुत ज्यादा वेट करवा दिया। नहीं नहीं, इट्स ओके, मोस्ट वेलकम। मुझे तो बहुत डियर अच्छा लगा अपना स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस शेयर करके। जी, मैं कह रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। जी, और आप मेरे बैच 1 की स्टूडेंट थी, तो आज से 3 साल पहले आप क्लासेस ले रही थी। इन्हीं दिनों में आपकी क्लासेस हो रही थी, और आज जो है जी। हम सेशन कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे स्टूडेंट्स का टेस्ट क्लियर होता है, उनकी जॉब होती है, तो मेरी तो यही दुआ होती है कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स के टेस्ट क्लियर हो, उनकी जॉब हो। तो मिशल भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट थी। ठीक है, उनको भी बिल्कुल भी किसी चीज का आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने तैयारी स्टार्ट की, और अल्लाह ताला उनके रास्ते बनाता चला गया। तो आप लोग भी हिम्मत करें, तैयारी स्टार्ट करें, तो अल्लाह ताला आपकी भी मदद करेगा। जो पीपीएससी, एफपीएससी, इसमें मेरिट बेस जो है वो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लोकेशंस होती हैं। कोई सिफारिश नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आपकी मेहनत चाहिए। ठीक है, आप पीएचडी भी कर लो, आपको गवर्नमेंट जॉब बगैर टेस्ट क्लियर किए नहीं मिलने। जी, पीपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, पीपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, एफपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो मैंने पिछले साल भी एमफिल वालों को समझाया था कि एमफिल में तो चलो एडमिशन ले लो, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो।
और यही बात मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एमफिल के अंदर आप लोग 4-5 लाख रुपए लगा दोगे तो वो तभी आपको फायदा देगा जब आप साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी नहीं करनी तो एमफिल इज जस्ट अ पेज, ठीक है, अ पीस ऑफ पेपर। तो एमफिल जो है कागज का टुकड़ा ही होगा आपके लिए, ठीक है। वो आपको किसी एमफिल वाली जॉब के लिए एलिजिबल तो कर देगा लेकिन जॉब नहीं देगा। तो गवर्नमेंट जॉब्स लेनी है तो जीके करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है गूगल लाइसेंस का बैच नंबर 22 ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मे भी मैं कोई बैच 23 इस साल ना करूं, बैच 23 अगले साल है, ठीक है। तो बैच 22 के बाद बैच 23 जो है वो अगले साल आए। तो क्योंकि मैं नवंबर दिसंबर के अंदर कम ही पढ़ाता हूँ, तो अगर कोई भी आपका सवाल हो कुछ भी हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो लोग लेट हैं वो गूगल लाइसेंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके तो ये पूरी की पूरी वीडियो देख लीजिएगा, मैं अभी यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच मिशल, आपने अपना टाइम दिया। तो यूट्यूब के मोस्ट ऊपर अभी वेलकम। वीडियो आ जाएगी। तो ये सेशन डिटेल्स हैं बैच नंबर 22 की, ये सेशन डिटेल्स हैं और ये बैंक फी डिटेल्स। ये आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको बैंक फी डिटेल्स बता दी जाएंगी। ओके जी। अच्छा एक लास्ट सवाल आया मिशल सर, इंटरव्यू कितने टाइम का हुआ था मैम का? एक लास्ट सवाल आया, जरा इसका जवाब दे दें। मेरा इंटरव्यू 15 मिनट्स का हुआ था। 15 मिनट्स का हुआ था। अच्छा ये कोई फिक्स टाइम नहीं होता स्टूडेंट्स, अगर आप समझें कि आपका भी 15 मिनट का होगा, ये आधे घंटे का भी हो सकता है, ये 5 मिनट का भी हो सकता है। तो ये उनकी मर्जी है कि वो किससे कितने सवाल करते हैं और किस तरह को इंटरव्यू लेके चलते हैं। वो 5 मिनट का भी कर लेते हैं, वो आधे घंटे का भी कर लेते हैं, 20 मिनट का भी कर लेते हैं, 10 मिनट का भी कर लेते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।